हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है बोहर्स एटम मॉडल। लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कि एटम के बारे में सबसे पहले डाल्टन ने बताया, फिर थॉमसन और उसके बाद फिर रदरफोर्ड आया जिसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की और कुछ बातें बताई। उसी में आगे उसकी लिमिटेशंस को दूर करने के लिए बोहर ने अपने पोस्टुलेट दिए। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रदरफोर्ड मॉडल तक हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स दो टाइप की फिजिक्स हैं। क्लासिकल में एवरीथिंग सर्टेन होती है, क्वांटम में प्रोबेबिलिटी संभावना होती है। तो उसके बारे में इन दोनों ने बातें की। रदरफोर्ड ने क्लासिकल, इसने क्वांटम। ये थोड़ा स्मार्ट था, इसने क्लासिकल अप्रोच को जो कुछ बातें रदरफोर्ड ने बताई थी और कुछ क्वांटम, जो बेसिक क्वांटम थ्योरी या स्टार्टिंग में जो आया था, उन दोनों को मिक्स किया और इसका जो कंक्लूजन आया वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से मैच करता था। लेकिन कुछ लिमिटेशंस यहाँ भी रह गई थी। क्या थी वो देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बोहर एटम मॉडल, बोहर ने कुछ पोस्टुलेट दिए थे। बोहर ने एटम मॉडल के लिए कुछ पोस्टुलेट दिए थे। सबसे पहली बात, रदरफोर्ड की क्या लिमिटेशन रह गई थी। रदरफोर्ड ने कहा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो रेडिएशन एमिट करेगा और फाइनली वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, एटम खत्म। लेकिन इसने उसको दूर किया, कुछ बातें बताई। फिर स्पेक्ट्रम जो होता है किसी भी गैस का, वो कंटिन्यूस आता था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अगर कोई पार्टिकल रिवॉल्व करता है, एक्सेलेट करता है, तो फ्रीक्वेंसी है, और वो धीरे धीरे स्पिन करता करता न्यूक्लियस में गिर रहा है, एनर्जी लॉस हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए। इसने उसको भी रिजॉल्व किया। कैसे, देखते हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट में उसने बोहर की कुछ बातें रिपीट की। टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम lies in nucleus and electrons revolves in circular, stable and stationary orbits around nucleus। बात समझ में आ गई। सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर है, रदरफोर्ड ने बताया था। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उसके अराउंड, ये बताया। लेकिन एक चीज़ नहीं दी थी, स्टेबल और स्टेशनरी। स्टेशनरी का क्या मतलब है। स्टेशनरी का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रेस्ट पे है, नहीं। स्टेशनरी का मतलब है एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है वो वहाँ कॉन्स्टेंट है। स्टेशनरी का मतलब है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट इज कांस्टेंट और फिक्स्ड। एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो फिक्स है, ठीक है भाई। कैसे, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये मान लो इसकी रेडियस है। अब इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, कैसा पाथ है इसका, सर्कुलर। तो सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करता है तो आपको पता है सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between electron and nucleus provide centripetal force। क्या मेरी बात समझ में आ गई। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में है, ठीक है भाई। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि कितना होता है, ये नोट कर लिया होगा आपने। तो देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r पता है, कौन देगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, K(Q1Q2/r²। K कूलम्स कांस्टेंट 9 × 10⁹
Q1 न्यूक्लियस का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस ई, बट कूलम्ब लॉ में आपको पता है चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना होता है बाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एम वी स्क्वायर बाई आर। तो ये एक फॉर्मूला हो गया जो आपको याद करना है। ऐसे दो फॉर्मूले और आएंगे, बहुत काम आएंगे आगे चल के। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई? ओके, याद कर लेंगे। सेकंड पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है? यहाँ फिर एक दिक्कत आई। पहली रदरफोर्ड की लिमिटेशन इसने रिजोल्व कर दी कि एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल एमिट रेडिएशन नहीं। इसने कहा एक इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगी। तो कब होगी? जब वो जंप करेगा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ठीक है, तो इसने पहली प्रॉब्लम रिजोल्व कर दी। दूसरा ये कहता है कि सारे ऑर्बिट पॉसिबल नहीं होते, सारे ऑर्बिट पॉसिबल नहीं होते, कुछ कुछ पॉसिबल होंगे। तो कौन से ऑर्बिट पॉसिबल होंगे वो देखना है हमें। देखो, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल, वही ऑर्बिट पॉसिबल होंगे इन विच, जिनमें एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, पता है आपको। सिक्स 6.62 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है ना, और 2π आपको पता है कांस्टेंट है पाई। तो वही ऑर्बिट पॉसिबल होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π का मल्टीपल होगा। तो उसने एक फॉर्मूला दिया, mvr एंगुलर मोमेंटम nh/2π n 1 2 3, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो एंगुलर मोमेंटम जिन इलेक्ट्रॉन्स का h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल 1 2 3, वही इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट पॉसिबल हैं। अगर इनके अलावा कुछ और हुआ तो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है भाई, इतनी सी बात समझ में आ गई। mvr nh/2π, mvr आपने +1 में पढ़ा हुआ है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। mv लीनियर मोमेंटम, r क्रॉस p, r क्रॉस mv, mvr एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। पहला पोस्टुलेट, दूसरा पोस्टुलेट। दूसरे का फॉर्मूला भी आपको याद करना है। कौन से ऑर्बिट पॉसिबल होंगे, बात समझ में आ गई। ठीक है, ओके। अब mvr nh/2π बोहर ने जो बताया ये थ्योरेटिकली बताया था, इसका कोई प्रूफ नहीं दिया। mvr nh/2π का इसने कोई प्रूफ नहीं दिया, और बिना प्रूफ का आपको पता है कोई कुछ मानने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो इसके बारे में किसने बताया, साथ साथ पढ़ लेते हैं। देखो, छोटी छोटी बातें कर लेते हैं इसके ऊपर। देखिए, बोहर ने सिर्फ इसके बारे में बताया था, एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं किया। तो mvr nh/2π इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय डी ब्रोगली। उसने सिर्फ बताया था थ्योरेटिकली। ठीक है, इसने कैसे क्या किया? ठीक है ना, कैसे प्रूव किया इसने? तो देखो, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन बोहर्स क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल एज एक्सप्लेन बाय डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल बताया था। क्वांटाइजेशन का मतलब एक ऑर्बिट का अपना जो ऑर्बिट, एक इलेक्ट्रॉन का अपना जो ऑर्बिट है वो क्वांटाइज है, स्टेबल है, स्टेशनरी है, फिक्स है उसकी एनर्जी। ठीक है ना, क्वांटाइज्ड है। तो मैं लिख सकता हूँ
एक्सप्लेन बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन एज एक्सप्लेन्ड बाय डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने जो बताई थी वो बस समझ में आ गया। क्वेश्चन बन जाता है बोर्ड एग्जाम्स में। देखो, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, डी ब्रोगली ने बताया क्या, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल। हम ये ले सकते हैं एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली। तो उसमें सिंपल फॉर्मूला बताया, सीधा फॉर्मूला, कैसे आया उसके बारे में कुछ नहीं बताया था। तो वही ऑर्बिट पॉसिबल होंगे हुज सरकमफ्रेंस, वही ऑर्बिट पॉसिबल होंगे जिनकी सरकमफ्रेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। डी ब्रोगली ने कहा वही ऑर्बिट पॉसिबल होंगे जिनकी सरकमफ्रेंस इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होंगे। ये बात समझ रहे हो? तो डी ब्रोगली ने बताया था क्या, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल पता है आपको, तो उसने उसी के लिए इसको बताया। सरकमफ्रेंस तो ये हो गई एन लैम्डा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। ऑल्सो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, h/mv रखो। यहां मैं करूं क्या बन जाएगा, 2πr NH/mv। mvr ऊपर आ जाएगा, NH/2π। प्रूव हो गया या नहीं हो गया? इसको वैल्यू पुट किया, ये आ गया, हैंस प्रूव्ड। तो ये छोटा सा है, 2 या 3 नंबर में बोर्ड एग्जाम से हमारा आ जाता, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मूला आया, ये मेरी बात समझ रहे हो? यहाँ से हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, ये, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम देखें कि हमारे पास फॉर्मूला था 2πr = n लैम्बडा। ये कहाँ यूज होता है? ये फॉर्मूला कहाँ यूज होगा? जनरली इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाते हैं। यूज टू फाइंड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। आगे बताऊंगा, ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा एक बार, फिर बताता हूं आपको, ठीक है। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालने के काम आ जाता है। रेडियस का पता लग जाएगा, उसके बाद हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। रेडियस वगैरह के बारे में पता इससे लग जाएगा, ओके। अब आपको बता दूं मैं, इतना हो गया। अभी तीसरा पोस्टुलेट हमें और पढ़ना है। देखो, थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है बेटा? इलेक्ट्रॉन विल emit or absorb radiation only when it jumps। अब देखो, emit आउटर टू इनर, आउटर का मतलब बाहर वाले से अंदर की तरफ, और इनर टू आउटर। बाहर से अंदर आएगा तो एमिट करेगा, अंदर से बाहर जाएगा एब्जॉर्ब करेगा। व्हेन इट जंप्स आउटर टू इनर और इनर टू आउटर ऑर्बिट। समझ गए? सपोज करो ये न्यूक्लियस है, एक ऑर्बिट ये
दूसरा ऑर्बिट ये, ठीक है। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी E1, यहाँ पे एनर्जी E2, ठीक है, और वो यहाँ से जंप करके यहाँ आता है तो रेडिएशन निकलेंगी, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आया, सेकंड से 1 पे आया, तो एनर्जी कितनी निकलेगी, E2 माइनस E1 इक्वल टू h न्यू। h न्यू इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, दिस इज एनर्जी ऑफ अ फोटोन। इसका मतलब रेडिएशन जो निकलते हैं वो फोटोन के टर्म में निकलती हैं। और E2 माइनस E1 इक्वल टू hc बाई लैम्बडा। हाँ या ना, बात समझ में आ गई। इस फॉर्मूले का कहाँ यूज है, जब ट्रांजिशन होती है तो कितनी फ्रीक्वेंसी एमिट होगी हम निकाल सकते हैं, और कितनी वेवलेंथ एमिट होगी वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स बिटवीन एनर्जी स्टेट्स, एनर्जी स्टेट्स बोलते हैं इनको, वी कैन कैलकुलेट एनर्जी, सॉरी, वेवलेंथ एमिटेड जो वेवलेंथ निकलेगी उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। अभी बेसिक एग्जांपल्स देता हूं मैं आपको, इनके समझ में आ जाएगा आपको कैसे क्या होता है, ठीक है। ओके, तो ये न्यूक्लियस फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल एंड सो ऑन। हम इसको ऐसे बना सकते हैं, फर्स्ट लेवल को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, पहला एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट, सेकेंड एनर्जी लेवल फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो इसको ऐसे बना सकते हैं, ग्राउंड स्टेट, ये सेकेंड एनर्जी लेवल है n इक्वल टू 2, इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। समझ में आ रही है बात। ऐसे ही थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। बस बेसिक बात समझ में आ गई। ऐसे फर्स्ट सेकंड, या ऐसे बनाओ, ग्राउंड फर्स्ट एक्साइटेड, ये हो जाएगा सेकंड एक्साइटेड, समझ गए, एंड सो ऑन। तो इस टाइप से हम लोग आगे मूव कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। बेसिक बातें हमने की। अब मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाए, सिंपल बातें कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन। फाइंड चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट जंप्स फ्रॉम फोर्थ एनर्जी लेवल टू फर्स्ट एनर्जी लेवल। अब इस क्वेश्चन में क्या करें, देखो, क्या mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम L होता है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले कौन से में था, फोर्थ में, L4, तो n की जगह 4 रख दो। फिर कौन से पे आ गया, फर्स्ट पे, चेंज L4 माइनस L1, माइनस कर दूं, 4 माइनस 1 3h अपॉन 2 दिस इज योर आंसर। वैल्यू पुट कर लो, सॉल्व कर लो, आंसर। सिंपल सवाल, मेरे ख्याल से कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हाँ या ना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, अरे बोलो, क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस टाइप से एंगुलर मोमेंटम के सवाल हम लोग निकाल सकते हैं कि L है भाई, L निकालना है, इस टाइप से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो एंगुलर मोमेंटम इस टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं। इसी टाइप से एंगुलर मोमेंटम के ऊपर और क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे, अगर मुझे कहीं से n निकालना पड़ जाए तो n में अभी रेडियस वगैरह से निकलेगा, उसके बारे में अभी हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमें फॉर्मूला नहीं पता। और देखिए, फाइंड वेवलेंथ, देखो, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ ऑर्बिट ऑफ H एटम, हाइड्रोजन एटम, whose रेडियस इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये गिवन है आपको। हाइड्रोजन एटम का एक ऑर्बिट है जिसकी रेडियस इतनी है,
बताओ वेवलेंथ क्या होगी। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग यूज करेंगे 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्बडा, जस्ट फॉर्मूला। तो 2 पाई आर कितना है 0.53 एंगस्ट्रम, और फर्स्ट ऑर्बिट बोल दो, फर्स्ट ऑर्बिट है तो n1 हो जाएगा, लैम्बडा मल्टीप्लाई कर दो। तो लैम्बडा कितना आ गया भाई, इसको डबल कर दो, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। खत्म। क्या मेरी बात समझ में आई? 1.06 पाई दिस, ये हमारी वेवलेंथ आ गई। ऐसे सवाल हम लोग मेरे ख्याल से कर सकते हैं, इजी हैं। ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ नहीं है। इन्हीं में थोड़ा और टिपिकल आएगा, लेकिन जब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, ये भी समझ में आ गया। इसी में और देखो, एक फॉर्मूला हमारे पास अभी अभी आया था, E2 माइनस E1 इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा, ठीक है। इस फॉर्मूले में आप देखो, इसको डेल्टा E बोल दो, एच सी और लैम्बडा। इसको अगर लिया जाए इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एच सी एक नंबर ले लिया 12375, ठीक है। लैम्बडा एंगस्ट्रम, लैम्बडा किसमें, एंगस्ट्रॉम। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा E इक्वल टू 12375 बटे में लैम्बडा एंगस्ट्रम, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी किस में हो गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको बता दूं मैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी 1.6 10⁻⁻19 जूल के बराबर होती है, और जूल को इसमें चेंज करना है तो ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि ये चीज़ यूज होने वाली है हमारे, पता है ना आपको। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में करेंगे तो जनरली ये सोच लो इलेक्ट्रॉन के 4 से मल्टीप्लाई करना है, 1 जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो 4 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला आ गया। एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 12375, लैम्बडा एंगस्ट्रम में आ जाएगा, कर लोगे, ठीक है भाई। अब मान लो क्वेश्चन आ जाए आपके पास, व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम एनर्जी लेवल्स ऑफ एनर्जी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस पे जंप करता है। फाइंड वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड, जो रेडिएशन निकली उसकी वेवलेंथ बताओ। तो क्या होगा, यह फॉर्मूला है डेल्टा E एच सी बाई लैम्बडा। तो लैम्बडा एंगस्ट्रम में, एच सी बाई डेल्टा E इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बात समझ में आ गई। तो लैम्बडा निकालना है, एच सी 12375, शॉर्टकट लगाना है अपने को, पूरा भी कर सकते हैं। एच की वैल्यू पुट करेंगे 6.62 10⁻⁻34 3 × 10⁸, काफ़ी लंबा पड़ता है शॉर्टकट। डेल्टा E चेंज निकाल लो, 0.85 माइनस का 3.4, इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि आपको पता है हायर लेवल की एनर्जी ज़्यादा होती है, कैसे प्रूव करेंगे ये भी। तो लैम्बडा जो आएगा 12375 बटे माइनस प्लस 3.4 8.85, तो 5 और कितना हो गया भाई 2। अरे बात समझ में आ रही है, 2.55। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और ये ऐसे है, सोल्व कर लेंगे इसको, जो भी आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2.5 से इसको सोल्व कर लेंगे, जो भी हमारा आएगा आ जाएगा नियरली अप्रोक्स, 1 मिनट को 2.5 4 आई थिंक 4.9 समथिंग अप्रोक्स
इतना आना चाहिए, आप सॉल्व कर लीजिएगा, अंदाजे से बता रहा हूँ मैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे आपको एक ही ऑर्बिट में वेवलेंथ निकालनी हो इलेक्ट्रॉन घूमने की 2πr/n, और अगर आपके पास जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वहाँ वेवलेंथ निकालनी है तो ये लगा देंगे। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लो, हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? देखो E2 - E1 = hc/λ है। ये कितना था? माइनस का 0.85 माइनस का 3.4। अब ये सारा किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल में चेंज करो, कर दिया। H होता है 6.6 माइनस 34, 3 × 10⁸ ये हमने अभी सोल्व किया था 2.55, और इसको सोल्व करते हैं 1.6 10⁻⁻34, और ये आ जाएगा, सोल्व कर लो, 19.8 माइनस 26। यहाँ से लैम्बडा कैन बी कैलकुलेटेड। काफ़ी लेंदी मेथड है, तो शॉर्टकट है अपने पास, लैम्बडा = 12375। सोल्व कर सकते हो। ये हमारे पास आया कैसे? इसकी वैल्यू पुट करके सोल्व करके आया। और डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो, ये एंगस्ट्रॉम में हो, तो इजीली कैलकुलेट हो सकता है। शॉर्टकट ट्रिक है हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये कुछ बेसिक बातें हम लोगों ने की, ये कुछ बेसिक बातें हम लोगों ने की, बोहर पोस्टुलेट से रिलेटेड, न्यूमेरिकल से रिलेटेड। ठीक है, अब बोहर पोस्टुलेट का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो, न्यूक्लियस है, इसका ऑर्बिट है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, वेलोसिटी होगी, रेडियस होगी। तो पहला मैं क्या निकाल सकता हूँ? रेडियस। दूसरा क्या निकाल सकता हूँ मैं? वेलोसिटी। तीसरा, जब ये रोटेट कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी होगी, और सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इसका मतलब टाइम पीरियड भी होगा। सही बात है। टाइम पीरियड अगर है तो टोटल एनर्जी भी होगी। बात समझ में आ रही है? टोटल एनर्जी अगर है तो अभी हमने पढ़ा था कि अदर जो लेवल होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप भी कर सकता है। जंप, तो जंप करेगा तो वेवलेंथ निकलेगी, तो उसको स्पेक्ट्रल सीरीज बोलते हैं, जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग। तो स्पेक्ट्रल लाइंस भी पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रल सीरीज और लाइंस, इसके बारे में भी इसने कुछ बताया। बस समझ में आ गई? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेडियस ऑफ ऑर्बिट। रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट की रेडियस कैसे निकलेगी वो देखिए। हमारे पास 3 पोस्टुलेट थे, पहले 2 यूज करेंगे। पहला क्या था? kZe²/r² mv²/r, और दूसरा क्या था? mvrnh/2π था ना हमारे पास ये। यहाँ देखिए, अगर मुझे रेडियस निकालनी है तो यहाँ से वेलोसिटी निकाल लो। अगर रेडियस निकालनी है तो वेलोसिटी निकाल लो। वेलोसिटी क्या आएगी? nh/2πmr, m और r नीचे ले आओ, हो गया। फर्स्ट इम्प्लाइज, सेकंड इक्वेशन से वेलोसिटी निकालो, फर्स्ट में पुट कर दो। फर्स्ट क्या कहती है? kZe²/r² mv²/r, एक r से r कैंसिल। ठीक है, kZe²/r mv², v क्या है ये? तो n² h², 2 का स्क्वायर 4, पाई का पाई², m² r², एक m से m कैंसिल, एक r से r कैंसिल। ठीक है भाई, इस r को ऊपर ले आओ, n² h², 4π² m kZe²। ये मेरे पास रेडियस का फॉर्मूला है। कुछ नहीं करना, सेकंड वाला याद करना था। यहाँ से v निकालो, v को फर्स्ट में पुट करो, रेडियस की एक्सप्रेशन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए n क्वांटम नंबर, z
एटॉमिक नंबर, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, k कूलम्स कांस्टेंट है और e भी कांस्टेंट है। तो ये सारा सोल्व करते हैं तो मेरे पास आता है, बात समझ में आ रही है, 5.3 10⁻⁻11, बात समझ में आ रही है, 5.3 10⁻⁻11 n²/z, और इसको लिख सकते हैं 0.53 एंगस्ट्रम n²/z। n नंबर ऑफ क्वांटम नंबर, मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, तो Rn भी लगा सकते हैं। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट की रेडियस हो सकती है, मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस के अराउंड कितने ऑर्बिट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं। लेकिन सभी पॉसिबल नहीं है, वही पॉसिबल होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, या जिनकी सर्कमफ्रेंस 2πr इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ की इंटीग्रल मल्टीपल होगी n λ, तो वो ये हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये एक्सप्रेशन जनरली बोर्ड एग्जाम से पूछ लेते हैं, समझ में आ गई होगी आपको कैसे करनी है, ठीक है। इसके बाद देखो भाई, इतनी बात समझ में आ गई, 4H एटम, अगर हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z क्या हो गया 1, तो Rn क्या हो गया 0.53 n² एंगस्ट्रम, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट की बात करता हूं तो R1 कितना हो जाएगा 0.53 एंगस्ट्रम या 5.3 10⁻⁻11, एक ही बात है। सेकेंड ऑर्बिट 0.53 n4, अरे n की जगह पहले 1 रखा, अब 2 रखेंगे 4, तो 4 × 12, 4 5 20 और 1 21, बात समझ में आ गई। तो 0.53 2.12 एंगस्ट्रम, ठीक है। इसी टाइप से R3 करेंगे तो 0.53 इंटू में 3 का स्क्वायर 9, 9 × 27, 9 × 5 45 और 2 47। तो इस टाइप से एंड सो ऑन हम डिफरेंट ऑर्बिट की रेडियस निकाल सकते हैं, पहले की, दूसरे की, तीसरे की। पहले की रेडियस ये, दूसरे की रेडियस ये, तीसरे की रेडियस ये, एंड सो ऑन। तो डिफरेंट ऑर्बिट्स में रेडियस क्या होगी वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? ठीक है भाई, आसान था ये तो। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं, भाई कंपैरिजन करो कि रेडियस क्या होगी। तो देखो क्वेश्चन आ जाए, चीज़ें आसान आसान करते हैं पहले। इफ रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इन H एटम is 0.53 angstrom, then find radius of fourth orbit of H एटम। अभी सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो R प्रोपोर्शनल टू, देखो R इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रम n स्क्वायर, ये है। तो R प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो R2/R1 N2/N1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट और फोर्थ, तो इसको R4/R1 4/1 लिख सकते हैं, क्योंकि एंगस्ट्रम दोनों ऊपर नीचे कैंसिल। तो R4 इक्वल टू 16R1, बात समझ में आ गई या नहीं आई? तो इसका मतलब चौथे ऑर्बिट की जो रेडियस होगी वो 16 टाइम्स होगी R1 से। तो चौथे की कितनी हो गई 0.53 एंगस्ट्रम, दे रखा है ना ये, तो मल्टीप्लाई कर दो। 16 × 48, 4 16 × 5 80 और 4 84, 8.48 एंगस्ट्रम। सवाल ख़त्म, कर सकते हो इस टाइप से, ठीक है, कोई ख़ास बात नहीं।
अब इसी में आपसे पूछ लें फाइंड रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ क्या वो डबली आयोनाइज्ड लिथियम एटम। डबली आयोनाइज्ड लिथियम एटम की रेडियस पूछी है, तो क्या करें? ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, हाँ या ना? ठीक है। अब फॉर लिथियम जेड कितना होता है? 3, एटॉमिक नंबर पता है। कौन सा लेवल पूछा है? सेकंड। एन इक्वल टू कितना हो गया? 2। सोल्व कर दो, सेकंड है 2 रख दो, 0.53, 2 का स्क्वायर 4, अरे एन की जगह 2, जेड इक्वल टू 3, जो भी आएगा आ जाएगा। 0.53 इंटू 4/3, बात समझ में आ गई? तो सोल्व कर लो इसको। 4 तिया 12, 4 5 20 और 21। और यहाँ अगर देखें 0.3721, कितना बच गया? 2, नियरली आ जाएगा। मेरे ख्याल से आई थिंक आप लोगों को बात समझ में आ गई करना क्या है, ठीक है ना? ओके। अब इसी में मान लो क्वेश्चन आ जाए आपके पास, फाइंड रेशियो ऑफ रेडियाई, रेडियाई मतलब एक से ज़्यादा रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम एटम एंड डबली आयोनाइज्ड लिथियम एटम। अब यहाँ देखो, बेरिलियम और लिथियम, आर प्रोपोर्शनल टू क्या था? n²/z। लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब जरा देखो, डबली आयोनाइज्ड है, सेकंड ऑर्बिट है दोनों का सेकंड ऑर्बिट है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर बटे में जेड किसका? बेरिलियम का 4, इसका 2 का स्क्वायर और जेड कितना है? 3। बात समझ में आ रही है? तो 2 के स्क्वायर से 2 का स्क्वायर, 3 ऊपर 4 नीचे, तो रेडियस ऑफ बेरिलियम रेडियस ऑफ लिथियम दोनों का रेशियो कितना आ गया? 3/4। ख़त्म। मेरे ख्याल से कुछ नहीं करना, बेसिक सी बातें हैं, इतना फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आर प्रोपोर्शनल टू n² या आर इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम n² फॉर हाइड्रोजन। किसी और का आ जाए तो आर इक्वल टू क्या 0.53 एंगस्ट्रॉम n²/z। जेड की वैल्यू देख लो कितनी आती है। तो रेडियस का फॉर्मूला मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है भाई? ओके, कर लेंगे रेडियस। रेडियस के बाद हम बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी अलग अलग होती है, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करती है म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो देखो मैथमेटिकल क्या तरीका है, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? kz(E²/r² इक्वल टू mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दूसरी इक्वेशन क्या थी? mvr इक्वल टू nh/2π। थी ना याद करने के लिए? ठीक है। अब वेलोसिटी निकालनी है तो r निकाल लो यहाँ से, nh/2π mr mv। इसको यहाँ पुट कर दो फर्स्ट में पुट करेंगे तो एक r से r कट जाएगा, kz(E²/r
mv²। आई बात समझ में? ठीक है, इस r की वैल्यू पुट कर दो, kz⁴/r। r क्या है? nh 2πmv mv²। बात समझ में आ गई? एक m से m कैंसिल, एक v से v कैंसिल, तो 2πkze²/nh। ये मेरे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, 2πkze²/nh। यहाँ देखो 2πkze² एच सब कांस्टेंट है, तो v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, v और n में अगर ग्राफ प्लॉट करें इन्वर्सली है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। ग्राफ आ जाए तो मान लो पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो v मेरे पास आता है 2.2 10⁻⁶। सॉल्व करेंगे सारा z/n। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। z एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन एटम के लिए 1 हो जाएगा, और क्या आएगा? मीटर/सेकेंड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद अगर हम बात करें और कोई दूसरा फॉर्मूला क्या पॉसिबल है, तो देखो v = 2πkze²/nh था ना फॉर्मूला। यहाँ पे हम एक काम करें, c से मल्टीप्लाई और c से डिवाइड, ऐसे कर दे। इस पूरे को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आती है 1/137। फाइन स्ट्रक्चरल कांस्टेंट, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट 1/137 c/n। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, इसको चेक कर लो। फॉर फर्स्ट ऑर्बिट n = 1, तो v क्या हो जाएगा? c 137। 2 0 यहाँ से ले लो, 10⁻⁶ बचेगा, ये होगा 300। कितना हो गया ये? 300। 137 दूनी 264, 7 दूनी 74, 274, 74 कितना बचेगा? 26, फिर 0, नियरली 2.2। आया या नहीं आया? तो ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से वेलोसिटी निकाली जा सकती है। तो किसी भी ऑर्बिट की वेलोसिटी आपसे पूछ ली जाए तो आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है भाई, किसी भी वेलोसिटी, ऑर्बिट की वेलोसिटी आपसे पूछी जाए तो आप लोग निकाल सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। अब देखो, एक क्वेश्चन आ गया था बोर्ड एग्जाम में, व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू फर्स्ट टू थर्ड लेवल फाइंड चेंज इन वेवलेंथ। ऐसा सवाल आ जाए कि फर्स्ट लेवल से थर्ड लेवल पे गया तो वेवलेंथ में क्या चेंज आएगा? व्हाट इज चेंज इन वेवलेंथ? तो ऐसा सवाल आ जाए तो एक शॉर्टकट है, देखो, लैम्डा = h/mv, वेलोसिटी से रिलेटेड है। ठीक है, सिंस v = 2πkze²/nh, v इनवर्सली n, लैम्डा इनवर्सली v, v इनवर्सली n, हाँ या ना? तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ? n इनवर्सली 1/v, लैम्डा इनवर्सली 1/v, 1/vn, सो लैम्डा डायरेक्टली n। तो अगर n की वैल्यू ट्रिपल हो रही है, फर्स्ट से थर्ड पे जा रहा है, n1 n2 3, तो वेवलेंथ भी ट्रिपल हो जाएगी।
इफ n इज ट्रिपल्ड देन लैम्डा इज ऑल्सो ट्रिपल्ड। अगर 4 गुना हो रहा है तो 4 गुना हो जाएगी। शॉर्टकट फॉर्मूला जनरली पूछ लेते हैं, याद करना है, इसके ऊपर सवाल बन जाते हैं। लैम्डा n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है भाई, जनरली नीट में जेई में इस टाइप के सवाल आ जाते हैं। ठीक है भाई, मेरी बात समझ में आ गई। तो हमने रेडियस और वेलोसिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते थे वो किए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आएगा फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, सॉरी एनर्जी और स्पेक्ट्रल लाइंस। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमने पढ़ा बोहर के पोस्टुलेट और बेसिक बातें। मेरे ख्याल से आपको लेक्चर पसंद आया होगा और नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे जल्दी। तब तक बने रहिए। आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेज बाय मनोज गुप्ता। थैंक यू।